Good morning, students. I am Dr. Suresh Kumar Goyal, Associate Professor, ABST, SPC Government College, Ajmer. हम बात करेंगे पेपर टैक्सेशन एंड टैक्स प्लानिंग या कराधान एवं कर नियोजन, इस पेपर की। इस पेपर में सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया, या भारत में प्रत्यक्ष करों का आधारभूत ढांचा। सबसे पहले हमें देखते हैं कि कर से क्या आशय है। कर सरकार द्वारा लगाया गया एक आर्थिक प्रभार है जिसका भुगतान जनता द्वारा सरकार को किया जाता है तथा सरकार इस धन का प्रयोग जन कल्याण, जन सुविधाएं और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए करती है। कर सामान्यतया व्यक्ति या संपत्ति पर लगाया जाता है। हमारे देश के संविधान में कर को एकत्रित करने और उसे व्यय करने का अधिकार केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को ही दिया गया है। इस प्रकार संविधान में स्थानीय सत्ताओं को कर वसूल करने का अधिकार नहीं है, संविधान में नहीं है, परंतु हम जानते हैं कि स्थानीय सत्ताएं भी धन कर एकत्रित करती है। तो स्थानीय सत्ताओं को यह अधिकार राज्य सरकार से प्राप्त होता है, यानी स्थानीय सत्ताओं द्वारा जो एकत्रित किया जाने वाला कर है वो उन करों में से ही होता है जिसको लगाने और एकत्र करने का अधिकार राज्य सरकारों को होता है। अब ये राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि वे स्थानीय सत्ताओं को कौन कौन से करों को एकत्रित करने का अधिकार देती हैं। कर का भार वहन करने के दृष्टिकोण से हम करों को दो भागों में बांट सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर, इसका अर्थ होगा कि यदि किसी कर का भार अंतिम रूप से उसी व्यक्ति को वहन करना होता है जिस पर सरकार कर लगाती है तो उसे हम डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर कहते हैं, या कर का वास्तविक भार भी उसी व्यक्ति को वहन करना पड़े जिस पर सरकार ये कर लगाती है तो ऐसे कर को हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं। प्रत्यक्ष कर का मुख्य जो उदाहरण है और जो मुख्य सोर्स है वो है आयकर। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। यदि कर का वास्तविक भार उस व्यक्ति को वहन नहीं करना पड़े जिस पर ये लगाया जाता है, बल्कि इसे अन्य व्यक्तियों पर हस्तांतरित कर दिया जाता है तथा अंतिम उपभोक्ता को इसका भार वहन करना पड़े, तो इसे हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। यह कर माल और सेवाओं पर लगाया जाता है और वर्तमान में ऐसे करों में मुख्य जीएसटी एवं सीमा शुल्क है। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया गया। उसके पूर्व कई प्रकार के अप्रत्यक्ष कर वसूले जाते थे, जिसमें सीएसटी यानी सेंट्रल सेल्स टैक्स, स्टेट वैट या राज्य वैट, एक्साइज ड्यूटी या उत्पाद शुल्क, सर्विस टैक्स, सेवा कर आदि प्रमुख थे। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया की। तो प्रत्यक्ष करों को लगाने एवं वसूल करने का अधिकार भी केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के पास ही होता है और सामान्यतया कृषि से संबंधित प्रत्यक्ष कर को छोड़कर अन्य सभी प्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार द्वारा लगाए एवं वसूल किए जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा
कौन कौन से प्रत्यक्ष कर लगाए जा सकते हैं, इनमें है आयकर, धन कर, संपत्ति कर, उपहार कर, व्यय कर, और एक निगम कर या कॉरपोरेट टैक्स होता है, तो वो इनकम टैक्स का ही हिस्सा होता है जो कॉरपोरेट सेक्टर पर, कंपनीज पर लगाया जाता है, उसको हम निगम कर कहते हैं। और राज्य सरकारों द्वारा कौन कौन से प्रत्यक्ष कर लगाए जा सकते हैं, इनमें है कृषि आय पर कर, कृषि भूमि पर धन कर, कृषि भूमि के उत्तराधिकारी पर कर, एवं किसी व्यवसाय पर या कर या प्रोफेशन टैक्स। अब केंद्र सरकार द्वारा जो प्रत्यक्ष कर एकत्रित किया जाता है, उन प्रत्यक्ष करों को समस्त राज्यों में उनकी बुनियादी वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब बुनियादी वित्तीय आवश्यकताएं कैसे मालूम की जाए, तो बुनियादी वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिए हमारे देश में प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जो प्रत्येक राज्य की जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय, कर संग्रहण की राशि और कर प्रयासों के आधार पर ऐसे अनुमान के संबंध में अपना निर्णय देती है। यानी जो वित्त आयोग गठित किया जाता है वो ये डिसाइड करता है किन राज्यों को कितना कितना टैक्स देना है, जिसका मुख्य आधार राज्य की जनसंख्या होती है, उसकी प्रति व्यक्ति आय होती है, कर संग्रहण की राशि उस राज्य सरकार ने कितनी की है और कर एकत्रित करने के प्रयास उसके कैसे रहें, इस बात पर निर्भर करता है। अब इसमें हम लेते हैं अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। भारत में प्रत्यक्ष करों का संक्षिप्त इतिहास। भारत में प्रत्यक्ष करों के आधारभूत ढांचे को समझने से पहले हम थोड़ा ये देख लें कि भारत में प्रत्यक्ष करों का इतिहास क्या रहा है। तो भारत में कौन कौन से प्रत्यक्ष कर वसूल किए जाते रहे हैं या जाते हैं और इनकी हिस्ट्री क्या है, तो इसमें हम सबसे पहले लेते हैं इनकम टैक्स। भारत में आयकर सर्वप्रथम सर जेम्स विल्सन द्वारा 1860 में लगाया गया था। इस कर को लगाने का प्रमुख कारण 1857 के सैनिक विद्रोह के कारण तत्कालीन ब्रिटिश सरकार को हुई हानि को पूरा करना था। सन 1886 में पहली बार आयकर संबंधी विस्तृत अधिनियम पास किया गया और तभी से भारतीय वित्त व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण और स्थायी अंग बन गया आयकर। सन 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार आयकर को केंद्रीय आयों की सूची में शामिल कर लिया गया और इसके पश्चात सन 1922 में सरकार ने एक नवीन अधिनियम पास किया। यह अधिनियम काफ़ी विस्तृत भी था और इस अधिनियम में चालू वर्ष के सिद्धांत को समाप्त कर गत वर्ष के आधार पर कर लगाने का प्रावधान किया गया। आप जानते हैं कि इसमें 2 टर्म काम में आते हैं, गत वर्ष और असेसमेंट ईयर। तो गत वर्ष जो फाइनेंशियल ईयर समाप्त होता है उसको हम गत वर्ष कहते हैं। तो गत वर्ष की आय पर कर लगाया जाता है, ये 1922 से लागू किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रतिवर्ष वित्त अधिनियम पास करने की व्यवस्था की गई जो आज तक चालू है। इस अधिनियम में समय समय पर संशोधन होते रहे और धाराएं भी काफ़ी लंबी और जटिल होती गई। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सन 1956 में एक लॉ कमीशन के सुपुर्द इस अधिनियम को कर दिया और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1958 में पेश की। इस दौरान महावीर त्यागी की अध्यक्षता में डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमेटी या प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति की भी नियुक्ति हुई और इस समिति से करदाताओं की कठिनाइयों को दूर करने और कर की चोरी को रोकने के संबंध में सुझाव देने के लिए कहा गया। इस समिति की रिपोर्ट भी सन 1959 में प्राप्त हो गई और इस समिति की रिपोर्ट और लॉ कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर आयकर अधिनियम 1961 तैयार किया गया, जिसे 1 अप्रैल 1962 से लागू किया गया और यह अधिनियम समय समय पर किए गए संशोधनों के साथ आज भी प्रभावशाली है और ये जम्मू एवं कश्मीर सहित संपूर्ण भारत पर लागू होता है। तो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री है आयकर की। इसके बाद दूसरा जो कर है वेल्थ टैक्स या धनकर। धनकर भी एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है और यह कर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 270 में वर्णित प्रत्यक्ष करों में से एक है।
इस कर को लगाने का मूल उद्देश्य सरकारी आय में वृद्धि कर विकास कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराना था। साथ ही यह धन के असमान वितरण पर भी रोक लगाने के उद्देश्य से लागू किया गया था, ताकि देश में समाजवादी समाज की रचना हो सके। धनकर अधिनियम 1 अप्रैल 57 से कर निर्धारण वर्ष 57-58 के लिए प्रथम बार लागू किया गया और वास्तव में यह कर स्वीडन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर कार्ल डोर के सुझावों के परिणाम स्वरूप लगाया गया था। प्रारंभ में यह कर व्यक्तियों, एचयूएफ या हिंदू अविभाजित परिवार तथा कंपनियों पर लागू किया गया था। 1 अप्रैल 1960 से कंपनियों से धनकर लेना स्थगित कर दिया गया था, लेकिन कर निर्धारण 1983-84 तक ये स्थगित रहा। 1 अप्रैल 84 से ऐसी कंपनियों पर जिसमें जनता का सारवान हित नहीं हो, इसे पुनः लागू किया गया और कर निर्धारण वर्ष 93-94 से इसे सभी कंपनियों पर पुनः लागू कर दिया गया। कर निर्धारण वर्ष 2010-11 से यह कर व्यक्ति, एचयूएफ और प्रत्येक कंपनी पर 30 लाख रुपए से अधिक के शुद्ध धन पर 1% की दर से लगाया जाता था। कर निर्धारण वर्ष 2009-10 तक यह कर 15 लाख रुपए से अधिक के शुद्ध धन पर लगाया जाता था, लेकिन कर निर्धारण वर्ष 16-17 से धन कर को समाप्त कर दिया गया है। इसी प्रकार एक कर है उपहार कर या गिफ्ट टैक्स। उपहार कर को भी धन कर की तरह ही स्वीडन के अर्थशास्त्री डॉक्टर कार्ल डोर के सुझावों के आधार पर ही प्रथम बार 1 अप्रैल 1958 से लागू किया गया, यानी वेल्थ टैक्स के 1 साल बाद। परंतु बाद में यह भारतीय कर व्यवस्था का एक स्थायी अंग बन गया। इस कर के लागू किए जाने से पूर्व करदाता क्या करता था कि अपने जीवन काल में ही बिना कोई कर चुकाए अन्य व्यक्तियों को अपनी संपत्ति का हस्तांतरण कर देते थे, और इस प्रकार एक तरफ तो वो ऐसी संपत्ति से होने वाली आय पर कर देने से बच जाते थे और दूसरी तरफ अपने कुल धन पर दिए जाने वाले धनकर में भी कमी कर लेते थे। इससे सरकारी राजस्व को हानि होती थी। इस कर से सरकारी आय में वृद्धि हुई थी तथा इस तरीका से कर बचाने की प्रवृत्ति पर भी रोक लगी थी। उपहार कर लगाए जाने का भारतीय संविधान में कहीं उल्लेख नहीं किया गया था, परंतु संविधान में केंद्र सरकार को ऐसा प्रत्यक्ष कर लगाने का भी अधिकार है जिसका उल्लेख संविधान में न हो। इसी अधिकार के तहत केंद्र सरकार ने इस कर को लगाया था। 30 सितंबर 1998 से उपहार कर को समाप्त कर दिया गया। ऐसा करने के पीछे जो मुख्य तर्क दिया गया वो तर्क ये था कि इस कर से सरकार को राजस्व कम प्राप्त हो रहा है तथा राजस्व प्राप्त करने के लिए जो प्रशासनिक खर्चे हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। या दूसरे शब्दों में हम कहें कि जो कर हम कलेक्ट कर रहे हैं उसका मैक्सिमम पार्ट, अधिकतम भाग उसको कलेक्ट करने वाले खर्चों में ही चला जाता है, प्रशासनिक व्यय में चला जाता है। तो इस प्रकार इसको 31 सितंबर 98 से बंद कर दिया। वर्तमान में अगर किसी उपहार पर कोई कर लगाना या नहीं लगाना है तो ये आयकर अधिनियम में ही शामिल कर दिया गया। फिर है संपदा शुल्क या स्टेट ड्यूटी। यह कर 1953 में प्रथम बार लगाया गया था। इस कर के द्वारा धन के असमान वितरण में तेजी से कमी आई थी। यह कर किसी व्यक्ति के मरने पर उसके द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों पर उसके उत्तराधिकारियों पर लगाया जाता है। सैद्धांतिक रूप से तो यह कर भविष्य में कुछ लोगों के पास ही धन की अधिक मात्रा एकत्रित होने की प्रवृत्ति पर रोक लगाता है, परंतु व्यवहार में देखा यह गया कि इस कर के कारण व्यक्तियों का झुकाव कम परिश्रम करने की ओर बढ़ा और व्यक्ति मुक्त हस्त से व्यय करने की प्रवृत्ति की ओर बढ़ने लगे। अनुभव के बाद इस कर को भी देश के भावी आर्थिक विकास में बाधक समझा गया और वित्तीय वर्ष 85-86 से इसे भी समाप्त कर दिया गया। एक है एक्सपेंडिचर टैक्स या व्यय कर। इस कर को भी डॉक्टर कार्ल डोर की सिफारिश पर ही 1957-58 से लागू किया गया था। इस कर को लगाने का उद्देश्य है विलासिता की वस्तुएं और हानिकारक वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय को रोकना। इससे बचतों में वृद्धि होने की आशा की गई थी, परंतु इस कर
के वांछित उद्देश्य प्राप्त नहीं हुए। सन 1962 में ही एक बार तो इसे समाप्त कर दिया गया, सन 1964 में उन्हें पुनः लागू किया गया, लेकिन फिर भी वांछित उद्देश्य प्राप्त नहीं हुए और इस कर को बाद में हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। इस कर से बहुत कम रकम वसूल होती थी तथा इसकी वसूली पर भी व्यय अधिक होता था। इस कर की विफलता का एक महत्वपूर्ण कारण इस वर्ग का केवल एक सीमित वर्ग पर ही लागू होना था। अंततः इसको भी समाप्त ही कर दिया गया। तो इस प्रकार से ये जो विभिन्न डायरेक्ट टैक्सेस हैं, तो प्रैक्टिकली हम देखें तो उनमें से आज की तारीख में केवल एक आयकर या इनकम टैक्स ही है, जिसमें कॉरपोरेट टैक्स को भी हम शामिल करते हैं। तो आयकर निगम कर सहित ही यही हमारे देश में केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया है, बाकी सभी अभी एक बार इस समय समा। तो इस प्रकार से ये एक ब्रीफ हिस्ट्री थी जो हमारे देश में डायरेक्ट टैक्सेस के लिए की गई थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे और भारत में प्रत्यक्ष करों के आधारभूत ढांचे के बारे में और हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।